अभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजें बतानी है, कंसेप्ट बताने हैं, जिसे आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि अगर आप लोग समझ लेते हो तो बहुत ज्यादा फायदे में रहेगा। अभी देखो हम यहाँ पे देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये वर्ड ना थोड़ा सा अजीब सा आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या आ गया। देखो हम लोग ने देखा था कि अपने सामने यहाँ पे क्यूबिक बॉक्स था, ये क्यूबिक बॉक्स था और इसी बॉक्स कंटेनर के अंदर हमने बहुत सारी गैसेस भरी थी। ठीक है, आइडियल गैसेस, ये बातें आपको ध्यान रखना है। आइडियल गैसेस हमने भरा था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आइडियल गैस जो थी, अगर सपोज यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल है तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और मोस्टली हमने देखा था कि इसके पास सिर्फ 2 ही 3 डायरेक्शन है, वो भी एक्सिस के अलोंग, जो एक्सिस होते हैं इनके अलोंग। कौन से एक्सिस? एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जो ये एक सिंगल पार्टिकल है वो किसी भी एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। ठीक है, हमने पूरा बेसिकली जो ढूंढा था वो नॉर्मली एक्स एक्सिस के अलोंग देखा था। फिर यहाँ पे देखो ऐसे हमने सारी चीजें देखी थी, ऐसा अपने पास एक्सिस थे। ठीक है, सो ये जो यहाँ पे पार्टिकल है ये किसी भी एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है और ये फ्रीली मूव कर सकता है। तो जितने भी मोड में ये किधर भी जाएगा, किधर भी किसी भी एक्सिस के अलोंग कैसे भी मूव कर सकता है रैंडमली। ठीक है, सो जो इसके मोशन का मोड है, मोड यानी कि किस मोशन में, किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और कितने बार ये मूव कर सकता है, वही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि फ्रीली वो मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर कितने डायरेक्शंस में वो मूव कर सकता है, कितने तरीके के मोशन कर सकता है, वही होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी आपको ये कंसेप्ट समझ गया होगा। अब ना जरा यहाँ पे आप लोग इसकी डेफिनेशन देख लो। जब डेफिनेशन देखोगे तो शायद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट। अभी तो फिलहाल अपने पास 3 टाइप के कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे जो एक्सिस है इन्हीं के कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। किसी भी सिस्टम, सपोज ये यहाँ पे अभी सिस्टम था अपने पास, ये सिस्टम है यानी कंटेनर। इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है तो इसके पास कितने ऐसे कोऑर्डिनेट है जितने कोऑर्डिनेट्स में कोई भी पार्टिकल मूव कर सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे तो अभी 3 कोऑर्डिनेट ये ना, 3 एक्सिस ही है। ठीक है, सो ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम 3 टाइप्स में यहाँ पे मूव कर सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी पार्टिकल का मोशन कितने टाइप का हो सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी पार्टिकल किसी कंटेनर के अंदर, चाहे वो भाई एक्स एक्सिस के अलोंग जाए, चाहे वाई के अलोंग जाए, चाहे जेड के अलोंग जाए, अगर वो तीनों के अलोंग जाता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। अगर 2 के यानी वाई और जेड के अलोंग जाता है तो 2 होगा, किसी एक के अलोंग जाता है तो 1 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, बिकॉज वो एक ही साइड भाई मोशन कर रहा है, ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर दोनों के अलोंग कर रहा है तो 2 उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 के तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो भाई मोशन कितने टाइप की कर सकता है यहाँ पे? तो कोई भी यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये अभी यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है कि जो पार्टिकल होगा ये या तो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। या तो ये नॉर्मली वाइब्रेशनल मोशन करेगा और या तो ये रोटेशनल मोशन करेगा। समझा कि नहीं अच्छे से? रोटेशनल मोशन। इतने टाइप के मोशंस को परफॉर्म कर सकता है उसी कंटेनर के अंदर। यानी भाई एक पार्टिकल है और वो मूव भी तो कर सकता है। मान लो अगर ये एक्सिस है अपना और यहाँ पे पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल इस एक्सिस के अलोंग ऐसे मूव भी तो कर सकता है, मतलब ऐसे राउंड में ऐसे मूव करते रहे, उसी एक्सिस के अगल बगल घूमते रहे। समझा कि नहीं अच्छे से? तो ऐसा मूव भी कर सकता है, यानी रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। तब फिर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा। ठीक है भाई, अगर किसी एक्सिस के अलोंग कोई भी अगर मोशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 1/2 mv का स्क्वायर, वेयर v इज द वेलोसिटी, m इज द मास। बट अगर यहाँ पे रोटेशनल या सर्कुलर मोशन हो रहा है सो मास क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपना I हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट होगा और जो v होगा ये ओमेगा स्क्वायर में और 1/2 ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये चीजें आपको पता है। फिर ऐसी वाइब्रेशनल मोशन, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो खुद के ही पोजीशन में, मतलब वो ना ही आगे जा रहा है, ना ही पीछे जा रहा है, ना ही रोटेट हो रहा है, लेकिन खुद के ही मोशन में क्या कर रहा है? वो खुद के ही मोशन में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे क्या हो रहा है? वाइब्रेट या ऑसिलेट हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेशन कहेंगे। समझा कि नहीं अच्छे से? तो कोई भी पार्टिकल किसी कंटेनर में कैसा भी मोशन भाई परफॉर्म कर सकता है। ये खुद में ही मूव कर सकता है, आगे पीछे कैसे भी और भी मोशन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे देखते हैं। तो अभी यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे टाइप के मॉलिक्यूल हैं।
कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब उनके अंदर एक ही एटम होता है। कुछ होते हैं जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली मतलब बहुत सारे एटम वाले मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक लाइक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। मोनो एटॉमिक तो आपको पता है लाइक कार्बन है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी इन मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करेंगे। हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं अपने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर कि भाई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसा मोशन परफॉर्म करेगा। तो जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, अगर किसी, अब आपको इमेजिन करते चलना है और कुछ चीजें कॉमन रहेंगी, बहुत सारी चीजें कॉमन रहेंगी। जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 एटम होंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम, लाइक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन एटम, फिर ये दूसरा हाइड्रोजन एटम। तो ये दोनों मॉलिक्यूल मूव करेंगे। ठीक है, सो मोस्टली एक चीज अभी आपको यहाँ पे याद करना है। देखो, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये हमेशा नॉर्मली ट्रांसलेशनल मोशन करता है और रोटेशनल मोशन भी करता है, बट वाइब्रेशनल मोशन नहीं करता। वाइब्रेशनल मोशन जो कौन करेगा? एक सिंगल सा पार्टिकल जो खुद के ही पार्टिकल में क्या होगा, अगल बगल ऑसिलेट होगा, खुद में ही ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा, ये ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट होगा, उसे कहेंगे वाइब्रेशनल मोशन। बट यहाँ पे डायटोमिक मोस्टली वाइब्रेशनल नहीं करेगा। अभी नहीं, आगे हम समझेंगे, डोंट वरी। करेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं करेगा, करता है, क्योंकि भाई एक पार्टिकल तो परफॉर्म कर सकता है ना। बट अभी हमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में फोकस करना है, बिकॉज आपकी जब टेक्स्ट बुक में इन चीजों को रीड करोगे ना, इन थियरीज को, आपको बहुत अजीब और अलग ही एक आपको दिखने वाला है। बट आपको थोड़ी सा कंसेप्ट को समझते चलना है। ठीक है, चलो, तो अगर मान लो यहाँ पे 3 टाइप्स के एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है। अभी आपको ऐसा कंसीडर कर लो कि जो अपना एक्स एक्सिस के अलोंग हम ज्यादा फोकस करते हैं, हमने आइडियल गैस इक्वेशन वाला जो प्रेशर का हम लोग ने बहुत बड़ा सा थियरी किया था, उसमें हमने एक्स एक्सिस के ऊपर फोकस किया था। तो मान लो ऐसा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में ये एक पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे अपने एक एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे देखो जेड एक्सिस है और इसके अलोंग ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और ये पार्टिकल जो है किसमें है, एक्स एक्सिस में बैठे हुए हैं, और इन दोनों के पार्टिकल के सेंटर से एक एक्सिस वाई एक्सिस जा रहा है, और ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे जो जेड एक्सिस है इसके अलोंग रोटेट कर रहे हैं। मतलब जेड एक्सिस कुछ ऐसा है और एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, और ये ऐसा मोशन कर रहा है। ठीक है, उसके अगल बगल गोल गोल घूम रहे हैं। तो यहाँ पे ये सेंटर हो जाएगा और ये जेड एक्सिस है ये क्या हो जाएगा, एक एक्सिस हो जाएगा जो कि सेंटर से जा रहा है, किसी भी सर्कल के सेंटर से जा रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा फिर, तो यहाँ पे बन जाएगा I ओमेगा स्क्वायर 1/2। ठीक है, अब कौन से एक्सिस के अलोंग, तो जेड के, तो यहाँ पे जेड जेड लगा दो, समझा कि नहीं? ऐसे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। तो अभी यहाँ पे समझते हैं कि जब कभी भी कोई भी यहाँ पे अगर ट्रांसलेशनल मोशन करता है, तो ट्रांसलेशनल मोशन अगर करेगा यानी कि सीधा सीधा लीनियर मोशन ऐसा करेगा अगर ट्रांसलेशनल मोशन, तो ये तीनों एक्सिस के अलोंग जा सकता है भाई, वो चाहे एक्स के हो, चाहे वाई के हो, चाहे जेड के हो। यानी कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम शॉर्ट में लिखते हैं, 3 रहेगा। अगर वाइब्रेशनल मोशन करता है तो सिर्फ ऊपर नीचे ही जाएगा, यानी या तो वाई एक्सिस या तो फिर जेड एक्सिस, समझा कि नहीं? तो वाइब्रेशनल मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 2 होती है। अगर मैं बोल दे कि रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, रोटेशनल मोशन में पहला भाई, तो यहाँ पे ये एक डायरेक्शन है, मान लो मैं बोल दिया ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन, और एक हो गया ऐसा, समझ लो डाउनवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर फॉरवर्ड यानी कि ऐसा फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आपको एट द एंड कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि भाई रोटेशनल में भी 2 ही डायरेक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाइब्रेशनल में या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, वैसे ही यहाँ पे रोटेशनल मोशन में या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन या तो बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर अपवर्ड में रोटेशन हो रहा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, तो या तो ऊपर जा रहा होगा और रोटेट होके, या तो फिर नीचे आ रहा होगा रोटेट होके। जैसे अपना वर्टिकल मोशन होता है, आपने मेले वगैरह में देखा होगा, जो बड़ा सा राउंड करके घूमता है, तो वो भी एक ही मोशन करता है ना वहाँ पे, रोटेशनल मोशन। तो एक बार ऊपर जाएगा फिर एक बार नीचे आएगा, तो 2 ही टाइप, और बीच से एक्सिस है, तो ऐसा ही मोशन कर रहे हैं। यानी कि इसमें भी 2 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अपने पास 2 ही मोड है। कितने मोड है, 2 मोड, एक ऊपर जाने के एक नीचे जाने के। तो रोटेशनल मोशन में भी 2 मोड्स, बस ट्रांसलेशनल में कितने होते हैं, 3 मोड्स होते हैं, बिकॉज एक्स वाई जेड में किधर भी ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है अपना कोई भी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, मान लो कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है और वो अलोंग जेड एक्सिस में घूम रहा है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आई जेड यानी MI है, और कितनी की वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा जेड से, क्योंकि जेड के अलोंग घूम रहे हैं तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जेड लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। आपको पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर हो जाएगी। जेड एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस है अपना, यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग अगर ये दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं और ये है एक्सिस यहाँ पे सेंटर में, तो जब सेंटर में एक्सिस है और इसके अलोंग यहाँ पे ऐसे कुछ मोशन हो रहा है,
तो ऐसे मोशन में यहाँ पे जो जेड है ये एक अपना एक्सिस हो गया और इसके अगल बगल रोटेशनल मोशन क्रिएट हो रहा है और रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है। तो अपने को देखो फाइनली ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही y एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं तो 1/2 I y ओमेगा y स्क्वायर मिल जाएगा। तो फिर भाई टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी पार्टिकल की टोटल एनर्जी, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो पार्टिकल है उसके टोटल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो उसके टोटल एनर्जी एक होगी ट्रांसलेशनल और दूसरी होगी रोटेशनल, बिकॉज अभी यहाँ पे दो ही हो रहा है। ठीक है, तो चलो फिर भाई देख लेते हैं ट्रांसलेशनल में। तो ट्रांसलेशनल कितने बार होता है? 3 टाइम्स होता है। 3 टाइम्स तो एक बार होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, एक बार होगा वाई एक्सिस के, एक बार होगा जेड एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे मिल गया काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन में 1/2 mv स्क्वायर होती है और ये होगा 3 मोशन के अलोंग, 3 एक्सिस के अलोंग। तो तीनों एक्सिस के अलोंग इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी हमने लिख लिया। फिर रोटेशनल मोशन में क्या होगा? रोटेशनल मोशन तो 2 टाइप के ही इसकी डिग्री ऑफ मोड होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी कि या तो वो जेड में जाएगा एक्सिस के अलोंग या तो फिर वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब 2 ही एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन होगा। ये आपको अभी दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, तो अगर एक जेड के अलोंग हो रहा है और वाई के अलोंग हो रहा है तो यहाँ पे दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी 1/2 I z ओमेगा जेड होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ पे I y और I z है। ठीक है, तो ये हो गया, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों का मिल गया, हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो टोटल जो यहाँ पे एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी वो ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये एक्स एक्सिस के अलोंग देखो मूव कर रहा है और यहाँ पे रोटेट कर रहा है अलोंग द जेड एक्सिस, और जहाँ पे जेड एक्सिस एक्सिस का काम कर रहा है, जेड एक्सिस जो है वो सेंटर में एक्सिस का काम कर रहा है जो कि रोटेशनल मोशन दिखाता है। और जो यहाँ पे दोनों पार्टिकल है, ये दोनों जो पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल सारे एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं, बिकॉज भाई ट्रांसलेशनल मोशन एकदम सीधा मोशन है। ठीक है, तो किधर भी ये लोग मूव कर सकते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग हो, चाहे जेड एक्सिस के अलोंग हो। इसके लिए यहाँ पे ऐड करने के बाद अपने को ये वैल्यू मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम लोग को पता है, उसे याद रखना आप लोग। चलो अभी हम लोग को ये चीजें पता है, आपको कंसेप्ट समझना है, बाकी कुछ इसमें प्रूफ जैसा कुछ है नहीं। हम लोग को मालूम है कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा था। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हमने देखा था कि चाहे कोई भी एक गैस कंटेनर है, उसके अंदर चाहे कितने भी 1000 करोड़ पार्टिकल आने दो, इन दोनों का पार्टिकल का समझ लो, अभी यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल उठा लो, मान लो ये पार्टिकल है, फिर ये पार्टिकल है, फिर ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, सभी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, हम लोग एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो देख नहीं सकते, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन और काइनेटिक थियरी में हम कभी भी गैसेस के सिंगल पार्टिकल के लिए प्रॉपर्टीज को बता नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज ये रैंडम मोशन में होते हैं। हमने ये सब पढ़ा था पहले और दूसरे पार्ट में अपने वीडियो की। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। तो हम लोग क्या बात करते हैं? एवरेज की बात करते हैं। टोटल मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स का जो एवरेज होगा वो निकाल के हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंगल पार्टिकल की मैं बात करूं तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हर एक पार्टिकल 1/2 kBt मॉलिक्यूल इतने ही एनर्जी को अपने पास क्या करता है? सेपरेट होता है। मान लो टोटल एनर्जी अगर सपोज मान लो कि कुछ भी आ गई, समझ लो 3/√4 समथिंग, में कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ 1/kBt, सपोज ये है। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी है सपोज है, एवरेज टोटल। तो एक पार्टिकल की कितनी होगी? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक पार्टिकल की एनर्जी 1/2 kBt ही होगी, जहाँ पे T है टेम्परेचर, Kb है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और 1/2 नॉर्मल एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी? 1/2 kBt ही होगी। ये हमने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में अच्छे से समझा था पहले वाले वीडियो में। चाहे तो आप अभी याद कर लो, चाहे जो भी हो, समझने की इतनी कोई जरूरत भी नहीं है इसको। वैसे भी समझना तो आप जाओ इसके पहले वाला पार्ट देखो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्यों 2-2 बार बताना जब वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है तो। ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पे क्या होगा? तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फिर क्या होगा? तो ट्रांसलेशनल मोशन में यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 1/2 kBt। तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन है अपने पास, तो तीनों डायरेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी मिल जाएगी ट्रांसलेशनल में। फिर ऐसे रोटेशनल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर से, इस एनर्जी से, तो जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पे रोटेशनल मोशन कर रहे होंगे सभी की एनर्जी मिल जाएगी। फिर वाइब्रेशनल मोशन में भी 2 होता है, तो यहाँ पर भी देखो, अब देखो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बट मैंने यहाँ पर भी कुछ चीजें लिख के रखी है, तो जैसे अभी हमने टोटल एनर्जी निकाला था वैसे ही यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए यहाँ पे अभी मान लो एक मॉलिक्यूल है, ये वाइब्रेट होके यहाँ तक आता है और नीचे वाइब्रेट होके यहाँ तक जाता है, तो टोटल इसका लेंथ मैंने मान लिया r है। समझा कि नहीं अच्छे से? तो यहाँ पे देखो r लेके रखा है।
फिर जो u है तो किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी से या इनिशिएट हो रहा होगा, तो मैंने मान लिया इसे u है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी में पहले पार्टिकल की जो एनर्जी रही होगी मैंने उसे 1/2mu², फिर जब वो मोशन करने लगा तो मैंने उसे मान लिया 1/2kr², वेयर r इज द डिस्टेंस और k यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी, दोनों को ऐड करूंगा टोटल मुझे वाइब्रेशनल एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ से मुझे टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी मिली। ठीक है, बट एक पार्टिकल की अगर बात करूं, यहाँ तो ऐसे हजारों पार्टिकल कर रहे होंगे, तो हजारों पार्टिकल जितने भी होंगे उनकी टोटल एनर्जी ये हो गई। ठीक है, लेकिन सिंगल पार्टिकल के लिए जितना भी डिग्री ऑफ मोड है इनटू 1/2kBT कर दो, आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी वाइब्रेशनल मोशन करने वाले पार्टिकल्स की। समझा कि नहीं अच्छे से? तो ये याद कर लो अच्छे से, इन चीजों को समझ लो, चाहे याद कर लो चाहे जो भी हो, आपको ये चीज आनी चाहिए, चाहे आप रट्टा मारो समझो, जो करना है करो। मुझे क्या है, मैंने समझा दिया है आपको, बस इतना याद रखना है कि ट्रांसलेशनल में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल में 2, वाइब्रेशनल में 2, और हर एक पार्टिकल चाहे वो किसी भी मोशन में परफॉर्म करे, सिंगल पार्टिकल की एनर्जी 1/2kBT होती है। तो मैंने अगर मान लिया कि हजारों करोड़ों पार्टिकल एक किसी भी एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं या वाई एक्सिस के अलोंग, मान लो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं, तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, मतलब तीनों एक्सिस के अलोंग जा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 इंटू एक पार्टिकल की एनर्जी, तो जितने भी मोशन करेंगे अभी तीनों मोड में जितने भी पार्टिकल मोशन कर रहे होंगे तो 3 इंटू कर दोगे, सारा का सारा पार्टिकल्स का आपको एनर्जी मिल जाएगी, उतने पार्टिकल्स की मोशन करने वालों की एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कभी भी इक्विपार्टीशन ऑफ जो एनर्जी का फंडा है ये हमेशा हाई टेम्परेचर के लिए होता है, कभी भी लो टेम्परेचर के लिए हम इसे फाइंड नहीं करते। तो ये एमसीक्यू पॉइंट याद रखना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि अगर कोई भी हाई टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल मूव करेंगे अच्छे से, और हाई टेम्परेचर में जब मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे, रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे, तो हमें पार्टिकल्स का मोशन और पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा अच्छे से हम लोग वैल्यूएबल पता कर सकते हैं, वैल्यूज को पता कर सकते हैं। बिकॉज जो मोशन करेगा ना, जब मोशन ही नहीं करेगा तो फिर उसके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कुछ होएगी ही नहीं ना। समझा कि नहीं अच्छे से? जब मोशन करे नहीं करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ही हमको मिलेगी, लेकिन अगर जब मोशन करेगा तो अपना जो पार्टिकल होगा डायनेमिक होगा, डायनेमिक होगा तो मूव करेगा, जब मूव करेगा तो उसमें एनर्जी आएगी, मूवेबल एनर्जी आएगी, और जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो हम उसकी कौन सी एनर्जी मेजर करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपने को तभी मिलेगी ना जब कोई पार्टिकल में हाई टेम्परेचर होगा, ना कि लो टेम्परेचर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। आपने इसको 10th में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 साइंस 1 के। ठीक है, साइंस 1 के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, हीट चैप्टर का नाम था, वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किससे मिलती है? MC, अरे यहाँ पे MC डेल्टा T, ये होता है टोटल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो भी फॉर्मूला। M मींस मास होता है किसी पार्टिकल का, C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और मास कांस्टेंट होता है, और C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, MC डेल्टा T, इसे अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग तब इसकी कंडीशन पढ़ने वाले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C के बारे में जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो और जब प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी CV और CP। CP मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट हो तब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, और जब V यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट होगा तब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट कैपेसिटी होती है जो भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी कंज्यूम्ड है स्पेसिफिकली, तो ऐसी हीट को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नॉर्मली कहते हैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। थर्मोडायनेमिक्स में जाओगी तो इसकी अलग डेफिनेशन मिलेगी, गैसेस के लिए अलग डेफिनेशन है। ठीक है, किसी सॉलिड मटेरियल के लिए अलग डेफिनेशन है। तो ये अलग अलग वेरी करता है, बिकॉज ये हीट है। हीट भाई किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी मैटर के लिए कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, हीट कुछ भी हो सकता है, चेंज होते रहता है। हीट में इंटरनल एक्सटर्नल यहाँ पे सिस्टम मैटर करता है। इंटरनली कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, फिर वो बाहर किसी सिस्टम में आप लेके जाओगी तो कितनी एनर्जी होगी। तो ऐसा होता है क्योंकि हीट ये ट्रांसलेशनल एनर्जी है, ये कहीं भी मूव कर सकती है। ठीक है, ट्रांसलेट होती है। चलो, तो अभी यहाँ पे अगर मान लो आप लोग किसी भी गैस का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो क्या होगा। अगर सपोज आपके सामने एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल को फिल करके रखा है और इसका समथिंग कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा ना जितना कंटेनर यहाँ पे है। ठीक है, और आपने यहाँ पे अभी आपको समझना है, मान लो ये कंटेनर है और यहाँ पे एक पिस्टन है। ठीक है, ये एक पिस्टन है, पिस्टन ऊपर से आप इसे प्रेस कर सकते हो, ऐसा पिस्टन है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। चलो, और यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स फील्ड है,
तो ये टोटल जो यहाँ पे इसकी जो टोटल यहाँ पे ये जितना भी वॉल्यूम होगा वो तो फिक्स वॉल्यूम होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये फिक्स होगा। ये वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कब होगा? जो वॉल्यूम है यानी खाली जगह जो यहाँ पे है ये वॉल्यूम कब इंक्रीज डिक्रीज होगा? जब हम लोग इस पिस्टन को ऊपर लेके जाएंगे तो अपना वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों भाई? जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो गैसेस को रहने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा ना, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन जब पिस्टन को हम लोग नीचे करेंगे तो ये वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। चलो, तो जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, नीचे से टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो इसका जो वॉल्यूम है और प्रेशर दोनों क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। क्या होगा भाई? जब नीचे से टेम्परेचर करोगे तो गैसेस क्या होगा? बढ़ेगा। गैसेस के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो भाई प्रेशर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? फिर जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा अपने आप, तो भाई फिर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें बढ़ती है, ऐसे आपको याद रखना है। तो अभी आपने कितनी स्पेसिफिकली हीट यहाँ पे प्रोवाइड की उसी की हम बात करेंगे, ठीक है। ये वॉल्यूम को यानी प्रेशर को या कुछ भी चीजों को चेंज करने के लिए आपने कितना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट दिया, ठीक है। यही है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने कंसीडर किया सीवी होता है, सीपी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आपको सीवी सीपी कभी भी याद रखना है। सीपी क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब क्या होगा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो याद रखना पिस्टन में और कोई भी वर्क नहीं होगा, बिकॉज पिस्टन ना ऊपर गया है ना नीचे गया है। जितना भी कंटेनर का वॉल्यूम था वो उतना ही रहेगा, बिकॉज अगर पिस्टन ऊपर जाएगा तो गैस को रहने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा और तब वॉल्यूम बढ़ेगा। बट यहाँ पे हमने बोल दिया ना कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ना पिस्टन ऊपर जा रहा है ना पिस्टन नीचे आ रहा है, ना ही इसका मतलब क्या है कि ना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। भाई अगर पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अगर ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा, बिकॉज फिर गैस को रहने की जगह ज्यादा मिलेगी ना जगह। तो इसके लिए वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब पिस्टन अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नो वर्क डन, वर्क हो ही नहीं रहा है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन नहीं हो रहा है। ये बातें आपको याद रखनी है।